Hello, friends. Welcome to the session of costing. And today we are going to begin this journey, the subject cost and management accounting. I hope you have a very good time studying along with me. Okay, so let's start. Now, as the exams are approaching and you will be, preparing the subject, obviously at the start you would want to know कि भाई ICI पेपर सेट कैसे करता है, राइट? पेपर पैटर्न क्या है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है, सम्स कितने मार्क्स के होते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. सो लेट मी क्लियर all that once and for all. So the subject name cost and management accounting. It is paper 3, 100 marks, right? Paper pattern. क्वेश्चन 1 जो है, ये क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन होता है. इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, राइट? टोटल 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया. इसमें कोई इंटरनल चॉइसेस नहीं दिए जाते, छोटे छोटे 4 सम्स होते हैं. देन क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट any 4 questions and each question is of 20 marks. तो हो गए टोटल 80 मार्क्स इधर. and this is how you will be writing your 100 marks paper. मतलब ओवरऑल एक क्वेश्चन का, एक मेन क्वेश्चन का चॉइस मिलता है. क्वेश्चन 2 से 5 जो है ना, ये वाले, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, सम्स होते हैं, इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, राइट? क्वेश्चन 3 ये जनरली थियोरी ही होता है, थियोरी. क्वेश्चन 6 में 4 से 5 थियोरी क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क के, 5 मार्क के, ओके. एंड क्वेश्चन 2 से 5 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, दे विल बी, each question will have 2 sub questions of 10 marks each. Okay, so this is how the paper pattern is. In short, the questions will be either of 5 marks or 10 marks. Okay, overall एक choice आता है. तो ये हुआ हमारा पेपर पैटर्न. ऑब्वियसली तुमको इसे नोट करना चाहिए, कहने की जरूरत नहीं है, प्लीज नोट इट. अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्ट की ये जर्नी. द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन. ये चैप्टर है क्या? ये चैप्टर में इंट्रोडक्शन है इस सब्जेक्ट का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इस चैप्टर में बेसिक्स है हर चैप्टर का, तो ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है. ये चैप्टर क्या एग्जाम में आता है? जी हाँ. कितने मार्क्स के लिए आता है मैडम? मिनिमम 5 मार्क के लिए आता है और मैक्सिमम 10 मार्क के लिए आता है. व्हाई डोंट यू नोट दिस? May 19 में क्वेश्चन 6A और क्वेश्चन 6D यानी 10 मार्क के लिए पूछा गया था, एंड सो ऑन. और जैसे तुम देख रहे हो, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन 6 में ही आया है. ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है. मतलब मैडम पक्का अभी आगे का 1 घंटा पकाएगी, बर्डन लगेगा हमको, थियोरी थियोरी, कॉस्टिंग में थियोरी नहीं अच्छा लगता. अरे भाई क्या करे, पढ़ना तो पड़ेगा.
आई होप यू हैव नोटेड दिस. अब ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, मैं 2 बार पढ़ाती हूँ, मतलब अभी का अभी 2 बार ऐसे नहीं होगा. अभी पढ़ाऊंगी एक बार, मतलब कुछ हिस्सा अभी पढ़ाऊंगी, एंड बैलेंस ऑफ दिस चैप्टर विल बी टॉट एट द एंड ऑफ सिलेबस. क्योंकि इसमें जो बेसिक्स है उसकी ज़रूरत है सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, वो अब पढ़ाऊंगी. और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर चैप्टर में आने वाली है, तो उसको अभी जानकर क्या करोगे, राइट? सो लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम. इसमें डेफिनेशंस है. सबसे पहले पढ़ते हैं कॉस्ट. व्हाट इज कॉस्ट? अगर एक सिंपल वर्ड में बोलना चाहूं ना बेटा, तो कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस. ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है वो तुम्हारे लिखने के लिए ही दिया है. यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स ओवर देयर एंड ऑल द स्टफ दैट आई एम राइटिंग. व्हाट इज कॉस्ट? इट इज नथिंग बट एक्सपेंस. You purchase a bag, let's say, costing ₹100. तो तुम्हारे लिए 100 रुपया क्या है? तुम्हारे लिए 100 रुपया खर्चा है, कॉस्ट है. बदले में तुमको क्या मिला? You got a bag, that is a product, that is a good, right? तो खर्चा होता है गुड्स खरीदने के लिए. You travel by Uber, you pay ₹60. तो ये 60 रुपीज क्या है? अगेन दिस इज कॉस्ट, बट हियर इन रिटर्न यू आर नॉट गेटिंग गुड्स, बट यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ सर्विस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, राइट? तो you incur cost 100 rupees, 60 rupees, that is the monetary value, that is the monetary value of goods and service that you receive in return. So in short, what is cost? It is monetary value of goods and services that you receive. In short, it can be defined as cost मतलब expense, खर्चा. Okay? अब the next term costing क्या है? हम हमारे सब्जेक्ट को costing बोलते हैं. क्यों cost नहीं बोलते? क्या costing और cost अलग है? जी हाँ, ये अलग है. कैसे क्या? मान लो एक पेन का कॉस्ट है 20 रुपया, मतलब तुम 20 रुपए में खरीदते हो पेन. अब ये पेन का प्राइस 20 रुपया है, पर ऐसा क्यों है? क्या तुमने ऐसा कभी सोचा है? Why does the pen cost 20? Why? क्या कैलकुलेशंस है उसके पीछे? कुछ है कैलकुलेशंस? जी हाँ, कुछ ऐसे होगा. जो पेन बना है वो बना है कुछ मटेरियल से, मे बी प्लास्टिक. उस मटेरियल का कॉस्ट लेट्स से 5 रुपीज है. जो पेन के छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करता है वो वर्कर, वो लेबर चार्जेस लेगा 5 रुपीज. और कई सारे खर्चे होते हैं जो हमको दिखते नहीं है भाई, हम उसको बोलेंगे अदर एक्सपेंस और वी कॉल इट ओवरहेड्स, वो 5 रुपया. इन शॉर्ट तुम्हारा पेन का कॉस्ट है 15 रुपया. और अब ये 15 रुपए कॉस्ट का पेन पे 5 रुपया प्रॉफिट ऐड करके मैन्युफैक्चरर बेचेगा 20 रुपए में. तो 20 रुपया आया कैसे? पहले कॉस्ट कैलकुलेट हुआ, फिर प्रॉफिट ऐड किया, फिर मिला सेलिंग प्राइस, राइट? द प्रोसेस, द वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्टिंग. So what is costing? The technique, the process of ascertaining the cost, the method of calculating the cost is called costing. हम पूरे syllabus में बस यही करने वाले हैं. What we are going to calculate the cost, cost of goods, cost of services, cost of activities. This is what is the subject about costing, calculation of cost. फिर next आता है cost accounting. ये क्या चीज है भाई? जो हम कॉस्टिंग यूज करके कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे. वी विल मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग इन शॉर्ट. ठीक है, अब आगे की थोड़े डेफिनेशन है उसको स्किप करके जाते हैं नंबर 7 पर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट. जी मैंने इधर अभी 3 एग्जाम्पल्स दिए. बैग का प्राइस है 100, ऊबर वाले को दिया 60 रुपीज. तो 100 रुपीज प्राइस है बैग का, गुड्स का.
₹60 प्राइस है इस उबर सर्विस का, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का। जब खर्चा करते हैं बदले में मिलता है गुड्स एंड सर्विस, राइट? सो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। द गुड्स एंड सर्विस, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हम कैलकुलेशन करेंगे गुड्स के लिए, हम कैलकुलेशन करेंगे सर्विसेज के लिए, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज नथिंग बट गुड्स एंड services or anything for which we calculate the cost. What is cost unit? Suppose if you want to go Goa and you are doing bookings, तो bookings में hotel book कर रहे हो, तो hotel cost is ₹2,000. तो is this 2,000 for unlimited time, unlimited days? No, 2,000 is per day, right? Per night. तो ये एक स्पेसिफिक एक दिन का कॉस्ट है। अगर तुम 2 दिन रहते हो तो 4,000, अगर तुम 3 दिन रहते हो तो 6,000। तो दिस इज यूनिट, पर डे का इतना कॉस्ट है। होटल, मिल्क खरीदते हो, it is ₹60 per liter. So this per liter is the cost unit, right? You purchase petrol ₹100 per liter, तो per liter cost unit है। तो ये है cost unit, the way you express your cost, maybe per kilometer, per meter, per gram, right? Basically cost per unit, वो unit ये है। तो बेटा हमने अब तक टोटल 5 चीजें कवर की। 5: कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बाकी की और भी डेफिनेशंस है, पर हम अभी नहीं पढ़ेंगे उसको। जैसे मैंने बताया ये चैप्टर में तुमको 2 बार पढ़ाऊंगी, तो आगे की डेफिनेशंस बाद में कवर किए जाएंगे। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग। इसके पहले 1 मिनट सुन लो, ये जो सारे हैं क्वेश्चंस, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन 6 में आया है ये सब। ओके, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। भाई ये सब्जेक्ट कॉस्टिंग पढ़ना क्यों है? द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट, द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉस्टिंग इटसेल्फ is to calculate the cost. So basically हम costing पढ़ रहे हैं to calculate the cost, right? अब मान लो मेरा पेन का कॉस्ट जैसे था ₹15, तो मैं पेन कितने में बेचूंगी? ₹2 प्रॉफिट ऐड करूंगी, ₹5 प्रॉफिट ऐड करूंगी, ₹10 प्रॉफिट ऐड करूंगी, राइट? क्योंकि इसका कॉस्ट है 15। क्या इसमें मैं ₹1000 का प्रॉफिट ऐड करूंगी? 15 कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना होगा? 10%, 20%, 30%, 50% यार। तो योर प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। मान लो मैं कोई बड़ा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, जैसे फोन, 15,000 उसका कॉस्ट है, तो क्या इसमें मैं ₹10 प्रॉफिट ऐड करूंगी? 15,000 ₹10 में फोन बेचूंगी? नो। इफ द कॉस्ट इज इन thousands, my profit also will be in thousands. So somewhere can I say that, can I conclude this point that my profit depends on cost? तो अगर तुम कॉस्टिंग यूज करके कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, तो तुम इसी कॉस्टिंग से प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल गिव यू सेलिंग प्राइस। तो हियर कम्स द फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, दैट इज नंबर 1 टू ascertain the cost, number 2 to find out the profit, and number 3 to determine the selling price. ये हैं फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स। फिर the fourth objective is cost control and cost reduction. ये क्या चीज है? मान लो मैं गोवा गई, मैंने टारगेट सेट किया 10,000 का खर्चा होना चाहिए एक दिन का, उससे ज्यादा नहीं। अब मैं कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स में गई, मैंने इतनी शॉपिंग कर ली कि खर्चा 12,000 होने वाला था, राइट? माई बजट, माई टारगेट इज ओनली 10,000। अब अगर 12,000 का खर्चा होता है तो आई नीड टू कट डाउन सर्टेन थिंग्स in order that I maintain, I assure that my cost is only up to 10,000, not more than that. तो इस चीज को बोलते हैं कंट्रोल। क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोल। खर्चे को विद इन टारगेट रखना, सीमित रखना, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। रिडक्शन क्या है? कॉस्ट रिडक्शन चैलेंजेस द स्टैंडर्ड। खर्चा 10,000 का क्यों भाई, 8,000 का ही करो, राइट? यानी तुमने टारगेट ही कम कर दिया,
बजट ही कम कर दिया, दैट इज रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। ओके, कॉस्ट कंट्रोल ये टेम्पररी होता है, बट जो रिडक्शन है वो परमानेंट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I would say the most important objective of costing is to assist the management in decision making. ये सब्जेक्ट ही बेसिकली डिसीजन मेकिंग का है। मतलब हम तो कैलकुलेशन करेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे? अरे भाई, कैलकुलेशन ही डिसीजन लेने के लिए करेंगे। All the calculation done in the subject are to take certain decisions, are to help the management in taking certain decisions. कैसे, क्या? बेटा ये तुम भी करते हो, अभी भी करते हो, करते आ रहे हो इतने सालों से। सपोज इफ आई टेल यू अभी ब्रेक होगा, तो लेट्स से राम एंड श्याम दो सैंडविच वाले हैं, दोनों भी सेम क्वालिटी का सैंडविच देते हैं, एक देता है 20 रुपए में, दूसरा देता है 25 रुपए में। सेम क्वालिटी सैंडविच, नो डिफरेंस इन टेस्ट, नथिंग। ऑब्वियसली यू विल परचेज फ्रॉम राम, क्यों? सस्ते में देता है। सो इट इज वाइज to go for this lower cost. Why to spend extra, and that to unnecessarily? कोई फर्क भी नहीं है तो भी, right? So this is one kind of decision making you have done based on cost. You have to go to college every single day. Uber and train, these are the two options available. Because you have to go every day, you will not go with option Uber, but you will go with train. Reason? सस्ता है। रोज किसको 100, 200, 500, 1000 रुपए परवड़ेगा, right? So again we have taken decisions based on cost. तो क्या ऐसे छोटे छोटे decisions में costing यूज होता है? यूज हो सकता है, पर ये बड़े से बड़े डिसीजन में भी यूज होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करना हो तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए? कोई प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है तो उसको डिसकंटिन्यू करे कि ना करे? तो ऑल सच बिग डिसीजंस इन बिजनेस आर टेकन यूजिंग कॉस्टिंग। सो एज आई सेड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग। सो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और बेटा याद रखे, 5 ही ऑब्जेक्टिव्स है, राइट? देयर इज नो 6th ऑब्जेक्टिव, एंड इफ यू राइट दिस 5 you get full marks, and it is so easy to remember. Costing used to calculate cost, profit, selling price, then cost control, cost reduction, and last is decision making. I hope you have understood this, and I also hope that you will remember it. Okay, आगे बढ़ते हैं। Now we will directly go to the classifications of cost. यार क्लासिफिकेशन में भी कई सारे क्लासिफिकेशंस है, तो अभी सारा पढ़ने का नहीं, अभी हम सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, तो बाकी के क्लासिफिकेशंस हम दूसरे चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। Let's start with the classification. First, based on traceability. ट्रेसेबिलिटी मतलब क्या? ट्रेसेबिलिटी मीन्स यू आर एबल टू लोकेट, यू आर एबल टू ट्रेस। जैसे तुम्हारे हाथ में पेन है, उसको देखो, उसको देखने से पता करो कि यार कौन सा खर्चा हुआ रहेगा। तो तुम जब पेन को देखते हो तो तुमको पता चलता है कि यार प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ है, और उस मटेरियल को किसने असेंबल किया होगा, और छोटा मोटा प्रिंटिंग कॉस्ट, राइट? सो द कॉस्ट दैट यू कैन ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, that is direct material, direct labor, direct expense. This cost is called direct cost. The cost which you can locate by tracing, by looking at the product, observing the product. That is direct cost. But are these the only cost incurred to make pen? Na. तो ये पेन की जो फैक्ट्री है, इसमें फैक्ट्री रेंट का खर्चा है, यार ये देखने से तो पता नहीं चला। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी है, ऑफिस का कुछ खर्चा है, तो ये सारे खर्चे तो देखने से पता नहीं चलते हैं। तो ये क्या है? तो जो खर्चा देखने से पता नहीं चलता है, द कॉस्ट विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड बाय लुकिंग एट द प्रोडक्ट, सच कॉस्ट आर कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट।
इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है ओवरहेड्स. So I hope this traceability classification is clear to you. The cost which you can trace it, they're direct. Which you cannot trace it, they're indirect. Direct cost में सिर्फ 3 है, that is direct material, direct labor, direct expense. क्यों चौथा नहीं हो सकता है? Never. मैडम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Let's take example of the clothes that you're wearing. जो भी कपड़ा तुमने पहना है वो बना हुआ कोई फैब्रिक से, कॉटन, सिल्क, तो वो है मटेरियल. फिर इसको स्टिच किया होगा कोई डिजाइनर ने या टेलर ने. और छोटे मोटे खर्चे, तो ये तो कोई भी कपड़ा देखने से ही पता चल जाता है, तो ये है डायरेक्ट कॉस्ट. पर बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे जब वो डिजाइनर, टेलर जो भी है स्टिच कर रहा था तो उसने एक मशीन यूज किया, डेप्रिसिएशन ऑन सच मशीन. यार वो अंधेरे में तो काम नहीं करता होगा. इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मशीन भी इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, तो ये सारे खर्चे तो देखने से पता नहीं चलते, तो ये सारे खर्चे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट. राइट. सो बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी वी क्लासिफाई द कॉस्ट एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में है डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. इनडायरेक्ट में लिखा है इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस. वो आगे हम समझेंगे. अब द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्लासिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी वाला. अब दूसरा, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, माने सिर्फ ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन है ये. एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शंस. फंक्शन मतलब क्या? Function basically I would say that it is flow of activities, the specific activities carried out. जैसे प्रोडक्ट जो है वो बनता है फैक्ट्री में, राइट. फैक्ट्री में बनता है प्रोडक्ट, इधर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है. फिर ऑफिस भी ऐसा कुछ प्लेस होता है, यू नो, ऑफिस जैसे विजुअलाइज करते तो कॉन्फ्रेंस रूम ही याद आता है. फिर उसके बाद प्रोडक्ट जाता है रिटेल शॉप में बिकने के लिए, राइट. तो प्रोड्यूस होता है, फिर बिकने जाता है, बीच में ऑफिस एडमिन उनके डिसीजंस होते हैं, राइट. दे एक्चुअली एडमिनिस्टर द बिजनेस, दे डू द बिजनेस बेसिकली. तो ये है फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, ये है फ्लो ऑफ फंक्शंस. पहले ये, फिर ये, फिर ये होता है. अब बेस्ड ऑन दिस फंक्शंस ओनली वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द इनडायरेक्ट कॉस्ट. सबसे पहले फैक्ट्री को विजुअलाइज करो. विजुअलाइज मतलब सोचो तुम फैक्ट्री में हो और फैक्ट्री में कौन से खर्चे होते हैं. सबसे पहला तुमको जो खर्चा क्लिक होगा वो होगा मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. आई रिपीट, सबसे पहले जो खर्चा तुमको क्लिक होगा वो होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. बट ये तीनों खर्चे तो डायरेक्ट है, ये तीनों खर्चे जो हमने बोले वो डायरेक्ट है, तो इन तीनों को एक्सक्लूड कर दो. फैक्ट्री में इन तीनों के अलावा जो भी खर्चे होते हैं वो सारे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट. मतलब जैसे फैक्ट्री में होता है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, राइट. फैक्ट्री के कुछ सैलरीज होते हैं, तो ये सारे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स. जो खर्चा फैक्ट्री प्रीमाइसेस में होता है, आई रिपीट, जो खर्चा फैक्ट्री प्रीमाइसेस में होता है, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब नेक्स्ट, उसके बाद आता है ऑफिस. अब जरा ऑफिस को विजुअलाइज कर लो. कौन सा खर्चा होता है ऑफिस में? ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस सैलरीज, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ ऑफिस, printing stationery, internet expense, so many examples of cost in office, and all those are office and administration overheads. फिर जब प्रोडक्ट को हम बना लिया, अब बेचेंगे, तो बेचने के लिए खर्चा होता है, वो है एक सेलिंग और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने सेल्समैन को अपॉइंट किया प्रोडक्ट बेचने के लिए, आई गिव सेल्समैन सैलरी, आई गिव कमीशन टू सेल्समैन, तो ये है सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड्स.
अब बेच तो दिया, बट डिलीवरी सेल्समैन नहीं करता, उसके लिए मेरी डिलीवरी वैन जाएगी. So the distribution cost is that depreciation on delivery vehicles, right? The transport, basically the carriage outward, what you call it, right? ये है distribution overheads. तो ये तीनों फंक्शंस तुमको पता है और तुमको उसके बेस्ड ओवरहेड्स भी पता चल गए, राइट? बेसिकली जो खर्चा फैक्ट्री में होता है अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स. जो ऑफिस में होता है ऑफिस ओवरहेड्स, जो सेलिंग के लिए होता है सेलिंग ओवरहेड, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स के लिए होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो गया. उसके अलावा अब दो नए ओवरहेड्स जो कॉस्ट शीट में इंसर्ट किए, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कॉस्ट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तो बेस्ट एग्जाम्पल है अपना आईफोन ले लो, या कोई भी फोन के प्रोडक्ट्स ले लो, या टेलीविजन के प्रोडक्ट्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ले लो. हर 2 महीने 3 महीने कोई नया वर्जन आ जाता है. आईफोन 4 5 6 7 अप टू 12 चला गया, फिर उसमें प्रो मैक्स, राइट? कितने सारे सीरीज आ रहे हैं इनके. तो मतलब क्या फर्क क्या है उसमें? वाई इज द न्यू वन डिफरेंट देन द ओल्ड वन? The difference is of some new feature added, some research done, some development done in the product. Yes, कुछ तो फर्क है और कुछ तो बेहतर ही है, राइट? तो क्या ये सब फ्री में होता है? ऑब्वियसली नो. तो इसका खर्चा होता है, जी हाँ. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिसर्च कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट. अब जब कंपनी ये खर्चा करती है और ये कस्टमर को फायदेमंद होता है तो इसका खर्चा भी कस्टमर ही बेयर करेगी. तो ये कस्टमर को चार्ज किया जाता है एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. ये तुम्हारे प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होता है बेटा. फिर आता है क्वालिटी कॉस्ट. यार मेरा प्रोडक्ट मैंने खरीदा, अच्छा है, पर ना कोई गारंटी वारंटी नहीं है, तो फिर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते. वी हैव ट्रस्ट इश्यूज. देन यार गारंटी दो, वारंटी दो, तो हम प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो हम ज्यादा प्राइस भी पे करने को तैयार है. तो जो कंपनी गारंटी वारंटी देती है उनके प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के कॉस्ट में ये आफ्टर सेल सर्विस का कॉस्ट इंक्लूडेड होता है. तो बेसिकली इन शॉर्ट इफ आई वर टू से, आफ्टर सेल सर्विस वुड बी वन ऑफ द क्वालिटी कॉस्ट. आफ्टर सेल सर्विस रिपेयर करके दो, रिप्लेस करके दो, बेसिकली कस्टमर रिलेशंस को अच्छा रखो, बेटर रखो. तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस. पहले फैक्ट्री, फिर ऑफिस, फिर सेल, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आ गया. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कॉस्ट. ये सारे खर्चे एक और बार डिस्कस होंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज कॉस्ट शीट. बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा, इनफैक्ट इनका कैलकुलेशन भी आएगा. तो ये था हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस. नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन बिहेवियर. यार ये बिहेवियर क्या चीज है? बिहेवियर इस केस में होता है रिएक्शन टू चेंज इन प्रोडक्शन. यानी प्रोडक्शन चेंज होने पर ये कॉस्ट रिएक्ट कैसे करता है, ये कॉस्ट बिहेव कैसे करता है. लेट्स टेक वन एग्जांपल. रेंट मेरा 20,000 पर मंथ है. अगर मैं 10,000 यूनिट्स बनाती हूं तो रेंट 20,000 है. अगर मैं 20,000 यूनिट्स बनाती हूं तो भी रेंट 20,000 है. इसका मतलब ये रेंट ऐसा कॉस्ट है कि वो प्रोडक्शन को रिएक्ट ही नहीं करता भाई, वो तो जैसा है जितना है वैसे ही रहता है. तो ये रेंट का बिहेवियर कैसा है बेटा? ये इसका बिहेवियर है फिक्स्ड. So rent is fixed cost. It does not react to change in the volume of production. It is fixed cost, right? The total amount of fixed cost always remains same. Please write down total amount of fixed cost remains same. Total हमेशा same रहता है. Then comes your variable cost. ये क्या है?
मेरे पेन बनाने में हर यूनिट में 5 रुपए का मटेरियल कॉस्ट होता है। एक पेन बनाया 5 रुपए का मटेरियल कॉस्ट, दूसरा पेन बनाया और 5 रुपए का कॉस्ट, टोटल 10 हो गया। तीसरा पेन बनाया और 5 रुपए का कॉस्ट, टोटल 15 हो गया, राइट। तो बेसिकली हर पेन के लिए मटेरियल कॉस्ट इज 5। बट अगर मैं 10,000 बनाती हूं तो 50,000 का खर्चा। अगर मैं 20,000 यूनिट्स बनाती हूं तो 1 लाख का खर्चा हो जाएगा भाई। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे ये कॉस्ट भी बढ़ता है। अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ये मटेरियल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं? ऐसे कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल, विच रिएक्ट्स टू द वॉल्यूम। बढ़ने पर बढ़ता है, प्रोडक्शन कम होने पर कम हो जाता है। बट इसमें एक खासियत है, वो तुमको बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो है ये पर यूनिट। ये जो पर यूनिट कॉस्ट है ना बेटा, ये पर यूनिट कभी चेंज होता नहीं है, राइट। रिमेंबर, कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता। ओके अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इंटरनेट प्लान का। पहले ऐसे इंटरनेट प्लान्स होते थे। पहले वोडाफोन 1 GB डेटा यूजेज मिलता था, रिमेंबर दिस। 199 वॉज द कॉस्ट, 3G नेटवर्क मिलता था, 28 डेज का वैलिडिटी देते थे। अब इसमें अगर मैंने मान लो अगर मैंने 750 MB यूज किया तो खर्चा 199, 1000 MB यूज किया तो भी 199, 1024 MB यूज किया तो भी 199। इट मीन्स दैट अप टू 1 GB ये 199 ही रहेगा। इसका मतलब ये 199 फिक्स लगता है कि तुम कितना भी यूज करो खर्चा तो 199 ही हो रहा है। तो सही है, ये फिक्स्ड है। बट दिस इज फिक्स्ड ओनली अप टू 1 GB। बट उसी 28 डेज में अगर मैंने ज्यादा यूज कर लिया तो ज्यादा खर्चा होगा। फिर एक्स्ट्रा कितना लगेगा? तो एक्स्ट्रा उतना लगेगा जितना तुम एक्स्ट्रा यूज करते हो, राइट। सो एक्स्ट्रा कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन एक्स्ट्रा यूजेज। तो कैन आई से दैट एक्स्ट्रा पार्ट इज वेरिएबल, राइट। तो इसमें ना दो एलिमेंट्स दिखते हैं। अप टू 1 GB कितना भी यूज करो फिक्स 799, उससे ऊपर गया तो फिर वो डिपेंड करता है अपॉन योर यूजेज, तो इट इज वेरिएबल। इट इज पार्शियली फिक्स, इट इज पार्शियली वेरिएबल एंड सच कॉस्ट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल, right? So what is semi variable cost? It is partly fixed, it is partly variable. I hope you have understood this behavioral classification. Okay, we proceed further then.